देख सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज और पढ़ते हैं फिर होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले आता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो उस पर क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, उस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका बोलेंगे कार्बोटाइन बोलेंगे, ठीक है। इस जहाँ इस टेल को जैसे जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इस टेल को पॉजिटिव लिखते हैं और एरो को लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहा, इसमें ये ले गया तो इस पर क्या जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव आ जाएगा, और कार्बन पे नेगेटिव आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बो अनायन बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज सिर्फ एक ही के अंदर होता है, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के अंदर ही सिर्फ होमोलिटिक क्लीवेज होता है। उसमें करता है बीच बॉन्ड बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, तो फ्री रेडिकल बनता है। कभी भी ध्यान रखियो, फ्री रेडिकल का अगर कभी भी कुछ कराना होगा तो दो दो बीच से बांट के दो एक एक इलेक्ट्रॉन दियो, ठीक है। फिर परमानेंट इफेक्ट होते हैं 3 और टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। रिएजेंट की इसमें प्रेजेंस में होता है, ठीक है। देख इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट एकदम ना एक अपोजिट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है ना, सिग्मा बॉन्ड पे बनता है, जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट किस बनता है, तेरा पाई बॉन्ड बनता है। और इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होते हैं, चार्ज डेवलप होते हैं, क्योंकि वो इंड्यूस कर रहा है, खींचता है तो सिर्फ चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और 3 कार्बन की बातें करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, पार्शियल डेवलपमेंट होता है, ऑपरेटर 6 बॉन्ड होता है, ठीक है। और जबकि क्या होता है तेरा एम इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे तेरा ऑर्थो पे प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, और पैरा पे प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, तो प्लस एम से आंसर नहीं दे सकते क्योंकि दोनों में लग रहा है, तो हमें माइनस आई से देना पड़ेगा। और माइनस आई से देना पड़ेगा तो जितना, जैसे कार्बन आयन है तो अनायन के लिए जितना पास होगा उतना बढ़िया, तो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, पर एम से आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। और उसमें क्या होता है पूरा चार्ज, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होता है, पूरे चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या बोल रहा है, कार्बन को चेन में करता है, चेन में इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब ये लगे होते हैं, चेन में करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ध्यान रखियो, प्लस आई डोनेटिंग, माइनस आई माइनस है मतलब पैसे निकालेगा, माइनस है पैसे निकालेगा, प्लस है डोनेट करेगा, पॉजिटिव बनता है डोनेट करेगा, नेगेटिव है निकाल लेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लेता है, अपने ऊपर नेगेटिव ले आता है और कार्बनों पे पॉजिटिव, चेन पे पॉजिटिव ला देता है, चेन पे करता है, चेन पे पॉजिटिव ला देता है और अपने ऊपर तो नेगेटिव लाता है, ठीक है। अब प्लस आई पावर क्या है, बहुत आसान है, प्लस आई पावर है, प्लस पे तो माइनस होती है और माइनस आई पावर पे प्लस होता है, ये ध्यान रखिए, उल्टा होता है, ठीक है। तो प्लस आई पावर में क्या होता है, CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, CO2 माइनस, बाकी फिर अल्काइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर आइसोटोप 3DH। और H क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो इंडक्टिव होता है या नॉन इंडक्टिव होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, ओनली क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये सब निकालते हैं, तो इसका होता है जीरो इंडक्टिव होता है। तो इसका हमने ध्यान रख लिया है, CNO पीरियड में जाएगा ना, CNO, ये ध्यान रख लिया, CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, फिर CO2 माइनस से ध्यान रखना है, फिर अल्काइल, फिर आइसोटोप्स। प्लस माइनस आई पावर में नफरान, न ऋतिक, शाहरुख, ये NN वाले ध्यान रख लियो कौन कौन सा कहाँ पर है। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फादर लेटर वेडेंस वेक्टर, ये ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे, ये इतने यूज़ नहीं होते हैं। NO2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान रखियो। NH3 यूज़ हो जाता है, अल्काइन यूज़ होता है, बेंजीन होता है, यहाँ ध्यान रखियो, मतलब N वाले साथ ध्यान रखियो, ठीक है। जिसमें तो OR क्या है, ये OR क्या है तेरा, एक वो है तेरा मिथॉक्सी वाला, ये है। और मिथाइल मतलब क्या है तेरा, ईथर है, ईथर, तो ईथर में क्या है तेरा O मिथाइल हो गया, तो O मिथाइल क्या होता है तेरा, प्लस M होता है और माइनस M होता है, तो प्लस M से आंसर करते हैं, तो क्या होता है, प्लस M होता है, माइनस M नहीं होता है, प्लस M होता है और माइनस I होता है। ओके, और O पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, O पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो प्लस M होता है, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट, मतलब जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल। अब जितने ये बनेंगे, जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आई बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अब इन दोनों का आंसर कैसे देते हैं, DNP रूल से देते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी है, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, उसका आंसर देते हैं DNP रूल से। DNP रूल में सबसे पहले देखना है, अगर दूसरे कार्बन पर Cl लगाए और दूसरे कार्बन पर 2 आयोडीन लगे हुए हैं तो 2 आयोडीन ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, पावर दोनों की, नंबर दोनों का अलग अलग है, तो नंबर से आंसर करेंगे। और जबकि पावर दोनों की अलग अलग है, पावर में क्लोरीन आगे आता है, फिर आयोडीन आता है फादर लेटर बेटा इन सेक्टर में, तो पहले नंबर देखेंगे फिर ये पावर देखेंगे, तो डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। DNP रूल से चलना होता है कभी भी ऐसे स्ट्रेंथ में, नंबर दिखे तो नंबर, अगर 1 क्लोरीन होगा और 2 आयोडीन होगा तो 2 आयोडीन जीतेगा, नंबर देखना होगा फिर। और डिस्टेंस में अगर वो थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगाया और यहाँ पे पहले कार्बन पे आयोडीन लग गया है तो फिर आयोडीन आ जाएगा सबसे आगे, जबकि पावर क्लोरीन की ज़्यादा है,
तो डिस्टेंस जीत जाएगा ना। फिर कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल तो सेम बात है, कार्बोकटायन पे पॉजिटिव आता है, फ्री रेडिकल पे एक इलेक्ट्रॉन आता है। इससे क्या होता है, डायरेक्टली इमोशनल टू प्लस आई प्लस एम होते हैं, और प्लस आई क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए, माइनस आई दूर होना चाहिए। अब इसका उल्टा होता है, कार्बन आयन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वालों के लिए कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इमोशनल टू माइनस आई होती है, इनवर्सली इमोशनल टू प्लस होती है, माइनस आई पास हो और प्लस आई दूर हो। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इमोशनल टू माइनस आई होती है। तो इनकी कार्बन आयन और की क्या हो जाएगी, ये भी माइनस आई की डायरेक्टली इमोशनल है। तो कार्बन आयन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली इमोशनल टू माइनस आई होती है, और कार्बोटाइन की इनवर्सली इमोशनल टू माइनस आई हो जाएगी भी, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो के बढ़ता है, अब के बढ़ता है तो के भी घटता है, अब के बढ़ गया तो पी के घटेगा, और के भी घट गया तो पी के ही बढ़ेगा। अब एच स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो एच प्लस बढ़ेगा, एच प्लस का इनवर्स इक्वेशन होता है पी एच, तो पी एच घटेगा, पी एच घट रहा है तो पी यू एच बढ़ेगा, पी यू एच बढ़ रहा है तो ओ एच माइनस घटेगा, ठीक है। के एंड पी के में गलती करता हूँ मैं, ध्यान रखियो, के और पी के में गलती करता हूँ। मेरे को ध्यान देता कि पी के पूछा है, पूछता क्वेश्चन में पी के बताओ, तो मैं के सोच के आंसर देता हूँ, ध्यान रखियो, या उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अलग बेसिक स्ट्रेंथ फिर देखते हैं अमीन में, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली, फिर पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ अमीन में। बेसिक स्ट्रेंथ किसमें होती है, सिर्फ अमीन के अंदर होती है, नाइट्रोजन के अंदर ही होती है। इसमें क्या होता है, गैस फेज के अंदर क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इमोशनल टू प्लस आई होती है, और डायरेक्टली इमोशनल टू प्लस आई होती है, वही इनवर्स इमोशनल टू माइनस आई, मतलब गैस फेज में प्लस आई की डायरेक्टली इमोशन होती है बेसिक स्ट्रेंथ गैस फेज में, और गैस फेज में प्लस से डायरेक्टली इमोशनल टू प्लस होती है। फिर क्या करेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है गैस के अंदर, गैस के अंदर होता है नॉर्मल, अगर कुछ भी ना दे, अगर क्या बोले कुछ ना लिखा हो गैस एक्वस, तो डायरेक्टली इमोशनल टू प्लस आई लेंगे, गैस लेंगे, और गैस ये होगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर एक्वस मीडियम में आर क्या हो, मिथाइल हो, मिथाइल मतलब कम, कम हो तो 2 1 3, 1 मतलब कम, 1 मतलब कम हो गया, और आर अगर मिथाइल हो ज़्यादा है तो 3 वाला पहले आएगा 1 से, तो क्या जाएगा 2 3 1। इसमें 2 2 आगे इसलिए आ गया है क्योंकि इसमें आई इफेक्ट में भी 2 आई लग रहे होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इसके अंदर 2 OH लग रहे होते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा ना, जैसे यहाँ पे करेगा, देख तेरे पे क्या आ रहा है, तेरे यहाँ पे 3 OH की बेसिक स्ट्रेंथ है ना अमीन के अंदर, तो H2H2 तो होगा इसके अंदर, एक्वस मीडियम में हम पढ़ रहे हैं, एक्वस मीडियम। तो जब मिथाइल NH2 डालते हैं तो ये क्या करता है, 3 H है, तो 3 H से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी मिथाइल के अंदर, और मिथाइल 3 वाला है, तो क्या होगा तेरा आर मिथाइल क्या होगा 213 हो गया, और आइथाइल क्या होगा 231 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या जब भी इसमें 3 H होते हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और एक मिथाइल, एक आई इफेक्ट लगता है क्योंकि एक आई बचा हुआ है, एक मिथाइल, जबकि इस मिथाइल 2NH में क्या लगता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और 2 प्लस आई लगेगा, तो ये ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, इसलिए 2 आगे आता है, बाकी 1 3 तो पता ही है, ठीक है। अब कार्बन ये रेडिकल वाला और कार्बन पॉजिटिव sp2 होता है हमेशा, और कार्बन नेगेटिव को मैं बताता हूँ क्या होता है। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन पॉजिटिव तो हमेशा क्या होता है, sp2 होता है। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकटायन कार्बन पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा sp2 होता है। तो क्या होगा तेरा, और जो कि कार्बन F3 का होता है तेरा sp3 होता है। देख फ्री रेडिकल में ये क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। अगर सराउंडिंग में हाइड्रोजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, पर सराउंडिंग में अगर और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो तो क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं, समझ रहा है। तो क्या हो जाएगा तेरा, अगर C.H3 है तो क्या होगा, उसको हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, पर अगर C.F3 है तो F को काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो F3 के 3 सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा तेरा, sp3 हो जाएगा। और जबकि C.H3 है तो H3 के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ये एक फ्री रेडिकल काउंट नहीं करेंगे, तो CH3 के 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या जाएगा तेरा sp2 हो जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देख, सबसे पहले कार्बन अनायन में नहीं लगता है, कार्बन नेगेटिव में अगर कभी भी नेगेटिव की स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और कार्बोकटायन फ्री रेडिकल और एल्कीन में लगता है, ठीक है। और सब में एक ही कंडीशन है, एल्कीन की भी और फ्री रेडिकल की भी, सबकी एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अल्फा कार्बन जो होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इस कार्बन पे भी होगा, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन जो होता है वो क्या हो, sp3 हो, और क्या हो उस पर क्या हो, अल्फा H हो। सबसे मेन कंडीशन होती है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके बगल में sp3 है और क्या है, अल्फा H है, ठीक है। अगर किसी एक साइड से भी ये अगर हो जाएगा, sp3 और E हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, एक क्वेश्चन बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, तो शो करेगा तो भाई अल्फा कार्बन sp3 और अल्फा कार्बन अल्फा H, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या बोलता है कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जितने क्या होंगे तेरे टोटल नंबर ऑफ अल्फा H होंगे उस बगल वाले कार्बन sp3 पे, ठीक है।
अब जितने कार्बन होंगे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लस है, इस प्लस पे दो अल्फा एच हैं तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, इससे 5 हैं 3 2 तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये पूछता है। अब फ्री रेडिकल में वही सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है तो यहाँ पे क्या होता है रेडिकल होगा, वही कंडीशन है। अब एल्कीन में क्या होगा तो वही होगा, इस एल्कीन को पकड़ लेंगे, इस एल्कीन के बगल वाला कार्बन ये हो गया, ये शो कर रहा है, ये एल्कीन हो गया, इसके बगल वाला कार्बन ये हो गया, ये एल्कीन हो गया, इसके पकड़ा ये वाला कार्बन हो गया, ऐसे इसके अंदर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर एक एल्कीन के अंदर क्या आता है, एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का वो भी आता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच और माइनस एच। तो प्लस एच में क्या होता है, प्लस एच तो कार्बोकैटायन और एल्कीन में लगता है और फ्री रेडिकल में लगता है, पर जो माइनस एच होता है ना, जो माइनस एच होता है वो तेरा एल्कीन में लगता है, सिर्फ माइनस एच एल्कीन में लगता है। क्योंकि क्या होता है देख, एल्कीन माइनस एच कब लगता है, जब तेरे बगल में सराउंडिंग में एटम क्या हो, तेरे हेलोजन हो, CH3 हो, क्या हो CH3 हो। क्योंकि CH3 में क्या होता है, हेलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच के एल्कीन से नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या जाएगा कार्बन पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा तेरा हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हेलोजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेता है। पर जबकि CH3 क्या होता है, ये CH3 में आता है, H क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है एल्कीन को, क्योंकि एल्कीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल भी होता है, इसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे बोलते हैं ये। तो CH3 में क्या होता है माइनस एच लगता है और उसमें क्या लगता है माइनस, इसमें प्लस एच लगता है। इसमें टोटल नंबर हाइपर सिस्टर पूछेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एक्स बता दें बेटा, कितने एक्स होंगे इसके पास, ठीक है। कहा चेन में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोटाइन फ्री रेडिकल और एल्कीन में क्या पूछता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उतने ज़्यादा क्या होंगे वो होगी। और प्रायोरिटी में बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती है इंडक्टिव से। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब अल्फा एच सेम आ जाए। देख जैसे कि देख यहाँ पे क्या हो गया तेरा, यहाँ पे कितने हो गए 8 अल्फा एच आ गया, यहाँ पे भी 8 अल्फा एच आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 माइनस आई लगा हुआ है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या जाएगा डायरेक्ट ये जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा जाएगी। क्योंकि क्या होता है कार्बोकैटायन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, तो प्लस आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी जब अल्फा एच सेम आ जाए, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर एक होता है ये आइसोब्यूटीन होती है, एक ट्रांसब्यूटीन होती है, एक सिसब्यूटीन होती है। सिसब्यूटीन में क्या होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, क्योंकि पता ही है ट्रांस में होता है मोटे मोटे लोग अलग अलग पोजीशन में होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन पे होंगे तो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। और इस ट्रांस और आइसोब्यूटीन के अंदर एक ही कार्बन पे 6 अल्फा एच है, इसके अंदर 6 अल्फा एच है पर अलग अलग कार्बन पे, तो आइसोब्यूटीन और ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन देख लियो वाला, मतलब जब फाइनल ऑर्डर जो हमने स्टेबिलिटी की निकाला है ना, वो था क्या है 3 डांसिंग रेजो है, फिर एरोमेटिक देखना है, सबसे पहले डांसिंग रेजो 3 आ जाए तब, वरना फिर एरोमेटिक, फिर 3 रिंग का रेजो, एरोमेटिक से ज़्यादा होता है 3 रिंग रेजो से, 3 रिंग रेजो, फिर आता था 2 डांस रिंग, क्या आता था 2 डांस रिंग, फिर 1 डांस रिंग, फिर आता था 9 अल्फा एच, एक रिंग के रेजो पे भारी पड़ते हैं 9 अल्फा एच, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है 9 अल्फा एच करते हैं, एक रिंग के रेजो पे भारी पड़ते हैं, एक 9 अल्फा एच एक रिंग के रेजो पे भारी पड़ते हैं, फिर एक रेजो 2 रेजो फिर एक रेजो से, मतलब ये ध्यान रखियो ये PY की पूछा गया 2015 में। 9 अल्फा एच बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, दिख नहीं रहा था, 9 बोल रखा था Cl बॉन्ड टूटेगी, कार्बो अनायन स्टेबल बनेगा, तो क्या कौन सा होगा तेरा, तो 9 अल्फा ज़्यादा बन रहे थे ये रिंग से, ठीक है। फिर आते तेरा ओवरलैपिंग के अप्रोच में सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और अल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ही ये क्या है ओवरलैपिंग अप्रोच है, तो उसमें कहते हैं सिग्मा पी, इसमें होता है सिग्मा पाई, वो भी एंटी बॉन्डिंग वाला, वो भी वेकेंट, इसमें ये हाफ फील्ड होता है और उसमें क्या होता है वो वाला वेकेंट होता है, वेकेंट हाफ फील्ड हाफ वेकेंट, ठीक है। और ये होता है sp3s की बॉन्डिंग से बना होता है, ये देख कार्बोकैटायन है CH3CH2 प्लस है, तो इसका H, इसका जो H है और जो इसका P ऑर्बिटल है, इसका हाइड्रोजन का तो S हो गया, CH3 का H का तो S हो गया और P ऑर्बिटल का sp3 हो गया, तो उसने ओवरलैपिंग करी है, तो ओवरलैपिंग हो गया sp3s ओवरलैपिंग हो गई, क्या होगी तेरी sp3 ओवरलैपिंग हो गई। और कार्बोकैटायन का तो P ऑर्बिटल खाली होता है और उस पे ऑर्बिटल का V वेकेंट होता है, तो उसकी सिग्मा और P की क्या हो गई तेरी ये हो गई ओवरलैपिंग हो गई। जबकि फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है सिग्मा और P होता है, उसमें P क्या होता है हाफ फील्ड होता है, उसमें P क्या होता है हाफ फील्ड होता है, समझ गया। वही सिग्मा भी क्या होता है, सिग्मा वाले तीनों क्या है sp3s से बने हैं, जबकि P क्या होता है फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ फील्ड हो जाएगा, एक ले लेगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन में तो होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। फिर एल्कीन में क्या होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग से बने होते हैं, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है एल्कीन में पाई आता है, जब एल्कीन में पाई आता है तो पाई तो बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग चाहिए तो बनेगा, समझ रहा है ना। फिर आता है रेजोनेंस को भी बोलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं हम रेजोनेंस को ही एक मेसोमेरिक इफेक्ट को ही बोलते हैं। अब रेजोनेंस के अंदर क्या देखना पड़ता है हमें, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है मोर स्टेबल होता है, क्या बोला मैंने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है हाइपोथेटिकल होते हैं, स्ट्रक्चर ये क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है मोर स्टेबल होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देख अब देख समझ आता है O3 का तो बनाएगा, तो O3 तो ऐसे बनाता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब से पूछा गया वाई एक्स की बॉन्ड एनर्जी में कौन सा था,
तो तू बोलेगा एक्स क्या है, सिग्मा है, तो एक्स की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, नहीं सॉरी वाई की वाई में 2 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है, तो वाई की एनर्जी ज़्यादा, पर ऐसा नहीं था। अब इसको जब से रेजोनेंस बनाया तो ये बन गया, तो एक्स, अब तो वाई तू बोल रहा है वाई की ज़्यादा, यहाँ पर एक्स ज़्यादा हो गया। तो इसका क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होती है एक्स वाई दोनों की बराबर आ रही थी। तो क्या होता है, रेजोनेंट हाइब्रिड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, रेजोनेंस में डी लोकलाइजेशन होता है। जबकि वहाँ पे क्या था, इंडक्टिव में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे मूवमेंट है, डी लोकलाइजेशन है, डी लोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हाँ, फिर कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन कितने तरह के हैं, 7 तरह के कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड और उस पर वीकेंड ऑर्बिटल 7 वाले कार्बन पे ही, और डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड उस पर फ्री रेडिकल। और एक तो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग भी क्या है, एक रेजोनेंस है, वो भी क्या है, कॉन्जुगेशन ही है। मतलब एक पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग के भी 2 तरीके होते हैं। बस ये वाला बैक बॉन्डिंग देख, इसमें क्या होता है, इस पर क्या होता है फ्री, इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है और इस पर क्या होता है लोन पेयर है। वेकेंट ऑर्बिटल है, उस पर क्या होता है लोन पेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड जब भी ऐसे दिखे ना, तो बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब प्लस को उधर नहीं लाएंगे, इस पाई बॉन्ड को उधर ले आएंगे, और फिर इसको उधर ले आया, फिर ये प्लस का जाएगा इधर आ जाएगा इस वाले पे, तो प्लस इधर आ गया और पाई इधर आ गया, ठीक है। लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में करते हैं जब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाले को नीचे लाएगा पहले, इसको तो नहीं ले आएगा, जबकि इसको उधर ले आ रहे थे, इसमें इसको लाएगा, इसको उधर ले आएगा, तो नेगेटिव को उधर लाए, इसको उधर ले आएगा, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में करना है, फिर बॉन्ड पेयर को फिर लोन पेयर बनाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। इसमें क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल में क्या था, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, समझ गया, समझ रहा, लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, NH2CH डबल बॉन्ड CH2 NH2CH CH2, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, तो क्या होगा इसके अंदर, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, पहले बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर बनाना पड़ता है, फिर बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाना पड़ता है। तो बॉन्ड पेयर को पहले बॉन्ड पेयर बनाया, फिर बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाया, नेगेटिव बनाया इस पर, ठीक है। ऐसे इसके अंदर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाया, फिर इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएंगे, ओ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड को छेड़ते हैं, इसके अंदर अगर लोन पेयर दिखे तो लोन पेयर को छेड़ते हैं, नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव को छेड़ते हैं, पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव को नहीं छेड़ते हैं, पहले किसी छेड़ते हैं, डबल बॉन्ड को छेड़ते हैं। नेगेटिव दिखे तो पहले बॉन्ड लोन पेयर को छेड़ते हैं, नेगेटिव को छेड़ते हैं। फ्री रेडिकल दिखे तो फ्री रेडिकल की छेड़ते हैं, डबल बॉन्ड दिखे तो डबल बॉन्ड को छेड़ते हैं। वेकेट ऑर्बिटल दिखे, वेकेट ऑर्बिटल का भी होता है, इसमें क्या होता है, BH2 नेगेटिव हो गया, तो पहले क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर जाएंगे, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल की बिल क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल है, इसका टोड़ा होमोरेटिक क्लीवेज करी, इस पर आएगा फ्री रेडिकल, इस पर आएगा फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल ने क्या करा, बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गए, इधर शिफ्ट हो गया। लोन पेयर के पास वाले कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल हो, इसके अंदर लोन पेयर वाले बगल वाले कार्बन के पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, लोन पेयर वाले कार्बन के पास वाले कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल हो, समझ गया। तो ये करेगा, पीछे जाके अपना डबल बॉन्ड बना के इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव दे देगा, समझ गया। जैसे कि तेरा BH2OH हो गया, OH पे क्या होते हैं, O पे दो लोन पेयर होते हैं, तो उसका एक लोन पेयर चला गया, डबल बॉन्ड बना के BH2 माइनस कर दिया इसको, और अपने में होगा O+ हो गया, कमी हो गई ना इसकी इलेक्ट्रॉन की, ऐसे इसमें सब में हो गया, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा काम आते हैं यही वाले। डायरेक्ट न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। न्यूट्रल वाला क्या होता है, क्योंकि एनी टाइप ऑफ चार्ज होता है बैड फॉर स्टेबिलिटी होता है, चार्ज कभी भी दिख जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तो वो होगा बैड फॉर स्टेबिलिटी होता है। जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएंगे तेरे, फ्री रेडिकल होंगे, तो क्या हो जाएगा तेरा, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस आ गया। अब रेजोनेंस आ गया, अनचार्ज है, और ये वाला क्या है, चार्ज है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे इसमें हो गया, देख ले हमने CH3COH में डबल बॉन्ड आ गया। हाँ, फिर क्या था सेकंड, ये रूल 1 है, फिर रूल 2 लगाते हैं। सबसे पहले हमें रूल 1 लगाना पड़ रहा है कि सबसे पहले न्यूट्रल देखना है। अगर न्यूट्रल वाला क्या है, दोनों न्यूट्रल हो, फिर हमें क्या देखना है, बॉन्ड देखना है, फिर हमें स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड से देखना है, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड हो गया, जबकि इसमें एक पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और नेगेटिव की ज़्यादा होती है प्रायोरिटी पॉजिटिव से। अब स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज में क्या होता रहा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज में क्या होता रहा, लेफ्ट टू राइट जाने पे हम EN देखते हैं, और टॉप टू बॉटम आने पे हम साइज देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के लिए, इसका आंसर करने के लिए हमें देखना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे EN से आंसर करेंगे, और टॉप टू बॉटम आने पर साइज से आंसर करेंगे, समझ रहा है।
तो इसमें अंदर क्या होगा तेरा CH3 डबल बॉन्ड O माइनस CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 माइनस, उस पर क्या होगा तेरा एक पाई बॉन्ड और दोनों ही चार्ज हैं। तो फिर थर्ड रूल लगाएंगे स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज, इस पर O पे नेगेटिव है और इस पर कार्बन पे नेगेटिव है, और कार्बन और ऑक्सीजन का आते हैं एक ही पीरियड में आते हैं, और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा आता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड जाने पर EN से आंसर करना है, EN से आंसर करना है, EN से आंसर करना है, ठीक है। EN से आंसर करना है, EN से आंसर कर दिया तो O नेगेटिव ज़्यादा आएगा C नेगेटिव से, समझ रहा है। और फिर अगर देख ले EN से स्टेबिलिटी आंसर करेंगे तो CNOF में से ये ज़्यादा जाएगा, और नीचे आने पे क्या होता है साइज बढ़ता है, साइज से आंसर करेंगे तो टेरियम ज़्यादा आएगा, सीरियम से, फिर सीरियम से ऑक्सीजन से, समझ गया। फिर क्या करेंगे तेरा, और पॉजिटिव में देखिएगा तो पॉजिटिव के लिए उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। फिर हम रूल 4 लगाना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पास पास अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो मोर स्टेबल बनेगा, और प्लस नेगेटिव दूर दूर हो तो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस नेगेटिव को तो पास पास होना पड़ेगा तभी तो अट्रैक्ट करेंगे तब मोर स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा तेरा पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव दे रखा है, तो ये पास पास मोर स्टेबल, जबकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस पर क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कभी भी दिखे तो वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। फिर क्या होता है लाइक चार्जेस और एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, लोन पे नेगेटिव रिपेल करेंगे, लोन पे रिपेल करेंगे, लेस स्टेबल बनेगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करके देख लियो, ठीक है। फिर क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल में देख ले क्या होता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके पास होते हैं, कार्बोकेटाइन पे होता है C पॉजिटिव के ऊपर, या बोरोन पे होता है। सेकंड पी वालों पे होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है सेकंड पीरियड वालों पे, और थर्ड पीरियड से लेके 7th पीरियड वालों तक क्या होता है पी ब्लॉक के अंदर बता रहा हूँ मैं, पी ब्लॉक के अंदर 13 एटॉमिक थर्ड पीरियड से लेके 7th पीरियड तक क्या होता है, सब पे क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, समझ गया ना, तो समझ रहे हैं डी को किधर तो भरा नहीं होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 13 से लेके आगे तक और एटॉमिक नंबर 13 से लेके नीचे तक, मतलब एल्यूमिनियम से आगे, मतलब समझ रहे हैं ना। देख मैं क्या बता रहा हूँ, देख ये एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम, इससे आगे तक और इससे नीचे तक सब पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, सब पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है। और सेकंड पीरियड वाला क्या है, सेकंड पीरियड वो बगा सेकंड पीरियड वाले, उन सेकंड पीरियड वाले में क्या होगा तेरा, सेकंड पीरियड वाले होगा, सेकंड पीरियड वाले भी होगा वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, मतलब सेकंड पीरियड वाले पे वैकेंट पी ऑर्बिटल, इन पे क्या होगा डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, समझ गया। फिर अगर जरा हम पीछे डी लोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर के अंदर देखेंगे हम, तो डी लोकलाइज लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, ठीक है। डी लोकलाइज लोन पेयर करता है पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, और लोकलाइज वाला लोन पेयर करता है पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस के अंदर, लोकलाइज वाला लोन पेयर करता है पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस के अंदर, लोकलाइज लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, जबकि डी लोकलाइज लोन पेयर करता है पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस के अंदर। मतलब एक NH2 है, इसका बॉन्ड सर इसका अंदर जाएगा तो क्या कहता है लोकलाइज है, मतलब क्या है डी लोकलाइज है, रेजोनेंस के अंदर डी लोकलाइज, डी वाला पार्ट करता है लोकलाइज वाला नहीं करता है, समझ गया। डी वाला करता है लोकलाइज वाला नहीं करता है, डी लोकलाइज करता है लोकलाइज नहीं करता है, मतलब बड़ा वाला करता है, डी लोकलाइज मतलब बड़ा वाला करता है, लोकलाइज छोटा मतलब नहीं करता है वो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और क्लोरीन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन भी कर रहा है और क्लोरीन भी कर रहा है, नहीं ऑक्सीजन नहीं कर रहा, वो ऑक्सीजन दूर है, तो नॉट इन रेजोनेंस लोकलाइज लोन पेयर, जबकि क्लोरीन क्या है तेरा रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्या जाएगा डी लोकलाइज लोन पेयर। ऐसे इसके अंदर देखेंगे तो अगर हाँ, और डी लोकलाइज कब होता है लोन पेयर, अगर वो लोन पेयर पे अगर लोन पेयर हो और उस लोन पेयर पे ही डबल बॉन्ड हो तो वो नहीं करता है, वो क्या होता है लोकलाइज होता है, वो डी लोकलाइज नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस के अंदर। लोकलाइज है लोन पेयर के पास डबल बॉन्ड ना हो, लोन पेयर एन के ऊपर ही साथ में ही डबल बॉन्ड है और उस पर लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस में क्या होता है समझ रहे हैं ना। देख इस पे क्या था एन है, एन पे क्या था लोन पेयर है, इस लोन पेयर पे ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा मतलब ये क्या है डी लोकलाइज लोन पेयर नहीं होगा, मतलब ये क्या है लोकलाइज लोन पेयर है, जबकि इसका क्या करेगा पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस के अंदर, तो ये क्या जाएगा डी लोकलाइज लोन पेयर जाएगा। अब इसके अंदर देखेंगे ब्रेड रूल क्या होता है, ब्रेड रूल के अंदर क्या होता है sp2 नहीं होना चाहिए, क्या होता है sp2 नहीं होता है, sp2 नहीं होता है, प्लेनेटरी नहीं आनी चाहिए वहाँ पर, प्लेनेरिटी नहीं आनी चाहिए वहाँ पर, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, और ब्रिज कार्बन पर एल्कीन नहीं बनना चाहिए,
जैसे पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के लोन पर करेगा इधर, इसको लोन पर देगा, इसको एल्कीन बना देगा, जो कि हो जाएगा तेरा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, sp2 बन जाएगा। और ये sp2 बन जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, sp2 तो होता ही नहीं है, तो ये ज़्यादा रेजोनेंस नहीं करता है यहाँ पे होता है रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता ब्रिजहेड कार्बन पर, ठीक है। और यहाँ पे बीबी नहीं लगता है, इसे तो बीबी कहते हैं, ये तो बीबी है, तो बीबी भी नहीं लगता है और रेजोनेंस भी शो नहीं करता है, ठीक है। और ये कार्बन नेगेटिव में भी ऐसी होता है, कार्बन नेगेटिव के अंदर डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट करेगा तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन नहीं बनना चाहिए मेनली, अगर तो रेजोनेंस या बीबी करा के देखेगा तो एल्कीन नहीं बनना चाहिए, मतलब यहाँ पॉजिटिव और डबल बॉन्ड बहुत कम स्टेबल होता है, तो sp2 प्लेनर होता है और कार्बन पॉजिटिव और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी क्या होता है, sp2 होता है। और जबकि ये अलग है, ये देखिएगा तो बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, ये क्या जाएगा डीलोकलाइज जाएगा, क्योंकि इसके लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा डीलोकलाइज लोन पेयर जाएगा। डीलोकलाइज और लोकलाइज वर्ड किसके लिए है पता है, लोन पेयर के लिए वर्ड है ये, डीलोकलाइज और लोकलाइज वर्ड लोन पेयर के लिए होता है, ठीक है। फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया और क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, मतलब एक ही सांस में लगातार, और ये क्या तरह 2 सांस में है, तो ये कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक ही बार में 2 रेजो आ गया, 3 रेजो आ गया, इसमें 1 रेजो इधर से 1 रेजो इधर से, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। फिर आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस। मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है परमानेंट इफेक्ट है, पाई बॉन्ड के अंदर होता है डीलोकलाइजेशन, और ये कहता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट है, जबकि यहाँ पे पार्शियल था, डिस्टेंस पे डिपेंड था, सिग्मा बॉन्ड के अंदर था। फिर प्लस एम को ही प्लस आर बोलते हैं, मतलब इसको रेजोनेंस बोलते हैं, प्लस एम प्लस आर और माइनस एम माइनस आर। अब प्लस एम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब जिनके पास क्या हो लोन पेयर हो फर्स्ट एटम के पास, उन्हें बोलते हैं प्लस एम। और नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, जो पाई बॉन्ड हो फर्स्ट एटम के पास, क्या हो इलेक्ट्रॉन लेने वाले पाई बॉन्ड ऑन फर्स्ट एटम, क्या हो तेरा पाई बॉन्ड ऑन फर्स्ट एटम, क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड ऑन फर्स्ट एटम, पाई बॉन्ड ऑन फर्स्ट एटम हो, ठीक है। और लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम हो, इस माइनस में क्या होता है पाई बॉन्ड हो फर्स्ट एटम के पास, लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम हो और एल्कीन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो लोन पेयर कर रहा हो एल्कीन को दे दे, अपना लोन पेयर एल्कीन बेंजीन को दे दे, और जबकि माइनस में करता है अपना लोन पेयर एल्कीन बेंजीन और एल्कीन को नहीं देता है, मतलब पाई बॉन्ड मतलब जो हो वो अपना एल्कीन बेंजीन को दे दे और ये भी दे दे अपना। तो ग्रुप जो अपना लोन पेयर एल्कीन को दे रहे हैं बेंजीन को दे रहे हैं, इसे बोलते हैं प्लस एम, ठीक है। प्लस एम रेजोनेंस में हो, क्या हो देखिए जैसे लोन पेयर आ गया, ये रेजोनेंस में है, ये एल्कीन हो गई पूरी, और ये इधर आ गया, तो लोन पेयर में है एल्कीन से, तो एल्कीन की क्या है फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, तो बोलेंगे प्लस एम, ठीक है ना। और यहाँ से इसने दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर नेगेटिव बन जाएगा और इससे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा प्लस एम ग्रुप हो जाएगा OH, ठीक है। ये नहीं होगा प्लस एम, क्योंकि ये अपना एल्कीन थोड़ी ना, ये एल्कीन को थोड़ा दे रहा है, जबकि ये देख लोन पेयर दे रहा है अपना एल्कीन को, तो ये प्लस एम शो करेगा। माइनस एम क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ये क्या होता है CHO डबल बॉन्ड हो, ये एल्कीन हो गया, इस पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या जाएगा एल्कीन के साथ जुड़ा है फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो माइनस एम हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस एम हो जाएगा, समझ गया ना। ग्रुप जो पाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एल्कीन बेंजीन से, समझ गया, CHO माइनस एम ग्रुप, क्या जाएगा CHO माइनस एम ग्रुप, क्या जाएगा CHO माइनस एम ग्रुप, समझ गया तेरा CHO माइनस एम ग्रुप। और हाँ अब देख समझ क्या होता है प्लस एम की वजह से भी ना, देख कहीं तो प्लस देख कभी कभी ना प्लस एम और प्लस एम के अंदर भी 2 चीज़ें देख लेनी पड़ती आती हैं, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर और प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, और प्लस एम ड्यू टू माइनस एच भी होता है। तो प्लस एम ड्यू टू प्लस एच और प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर में प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ज़्यादा होता है प्लस एम ड्यू टू प्लस एच से, समझ रहा है। प्लस एम भी 2 तरीके से देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो प्लस एच निकालता है ना कि इसमें 3 अल्फा एच है, प्लस एम भी इसे बोल देते हैं ड्यू टू, जैसे कि CH3 लगा हुआ है तेरा बेंजीन के नीचे, देख बेंजीन पे पॉजिटिव है और नीचे लगा है CH3 पैरा पे CH3 लगा हुआ है, तो तू कहीं सोचेगा इसको ये तो प्लस आई शो कर रहा है, नहीं वो प्लस एम शो कर रहा है ड्यू टू प्लस एच, और उस पर अगर OH लगाओ तो वो प्लस एम शो कर रहा है ड्यू टू लोन पेयर, तो OH वाला ज़्यादा होगा CH3 से, समझ गया। तो CH3 दे दो प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, क्योंकि ये देख क्योंकि ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, ये भी तो लोन पेयर एल्कीन को दे देगा, और ये दे रहा है तो देने वाला कौन सा होता है प्लस एम होता है, तो ये भी होता है प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होता है, और हेलोजन लगाओ तो वो तो खींच लेता है एल्कीन से, तो जाएगा माइनस एम ड्यू टू प्लस एच, ठीक है। अब ये कुछ देख लियो, ये सब है जिसमें NO2 सबसे ज़्यादा दिखता है, NO2 माइनस एम होता है, CHO माइनस एम होता है, जिसमें CH3 प्लस एम होता है ड्यू टू प्लस एच, और OH का होता है प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है। फिर OP पॉइंट देखना है कि प्लस एम माइनस एम दोनों शो करते हैं, कौन कौन से, ये NO शो करता है, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, S वाला पे डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। एल्कीन बेंजीन खुद में ही प्लस एम माइनस एम दोनों होती है, एल्कीन भी करते दोनों शो करती है, वो डिपेंड करता है कि इसके साथ में कौन लगा है। अगर एल्कीन के साथ में प्लस एम जोड़ दे तो एल्कीन माइनस एम बिहेव करेगी, और एल्कीन के बगल में माइनस एम जोड़ दे तो एल्कीन प्लस एम शो करेगी, एल्कीन और बेंजीन, समझ गया। जैसे OH है प्लस एम है तो एल्कीन बेंजीन की जाएगी माइनस एम जाएगी, CHO माइनस एम है तो बेंजीन की जाएगी प्लस एम हो जाएगी, समझ गया।
फिर देखेंगे हम तेरा एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई होती है, पता ही है। और तो इफेक्ट कहाँ लगता है, सिर्फ बेंजोइक एसिड पे लगता है, मतलब और तो इफेक्ट कहाँ लगता है, देख मेरी बात सुन। और तो इफेक्ट तेरा वहाँ पे भी लगता है ऐसा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, समझ रहा है। और ऑर्थो इफेक्ट अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर देखें तो वो सी एच के अंदर लगता है, बेंजोइक एसिड में ही लगता है सिर्फ ओनली, समझ गया। तो बेंजोइक एसिड पे अगर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो उसकी क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाती है। इसमें देख क्या होता है, देख सी यू एच था, सी यू एच क्या था, देख सी यू एच था, सी यू एच था एसिड एच प्लस देगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, सी यू एच था एसिड एच प्लस देगा, ठीक है। इसने एच प्लस दिया, ऐसा बना, तो ये क्या होता है, स्टेबल हो गया, ठीक है। अगर तो यहाँ पे पर ये क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ भी था और यहाँ पे बेंजीन भी था, तो डबल बॉन्ड सिंगल और बेंजीन का डबल बॉन्ड से भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाता है। अब इनका रेजोनेंस हो जाता है तो ओ नेगेटिव का जाता है, ओ नेगेटिव से ज़्यादा रेजोनेंस नहीं कर पाता है, तो क्या फिर ओ नेगेटिव को घटा जाता है। ओ नेगेटिव पे अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो ओ अपना नेगेटिव अपना एच प्लस नहीं देगा, तो लेस बेसिक बनेगा, लेस एसिडिक कम बनेगा। अगर तो यहाँ पे जी ग्रुप लगा दे तो जी ग्रुप क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, सी यू एच को, इसको रिपेल करके इसी प्लेन चेंज कर देगा, तो बेंजीन से क्या कर पाएगा, बेंजीन से सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अगर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो सिर्फ ओ नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, ओ नेगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे, ये सिर्फ रेजोनेंस करेंगे तो एच प्लस आराम से निकल जाएगा, तो ये मोर स्टेबल होगा, तो इसका ये प्रोडक्ट मोर एसिडिक होगा। अगर ये मोर एसिडिक होगा तो ये लेस स्टेबल होगा, तो ये लेस एसिडिक होगा, समझ गया। और जी बल्कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे होते हैं, जो बल्कि ग्रुप नहीं है वो तो याद कर ले, कौन कौन से नहीं है, ये देख ले कौन कौन से नहीं है, ये वाला देख ले, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ आ गया था जी बल्कि ग्रुप मोर स्टेबल, फिर बता दिया। फिर पहले देखना पड़ता है, पहले हाँ नंबर देखना पड़ता है। सी यू एच जैसे बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, इस पे दो तरफ से बल्कि ग्रुप लगे हैं, CH3 और एक साइड पे 3 वाला लग गया है, तो 2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि पहले क्या देखना पड़ता है, पहले नंबर देखना पड़ता है, फिर साइज देखना पड़ता है। इसका साइज तो बड़ा है पर नंबर देखना है पहले, ठीक है। फिर करेंगे ये दोनों रिपेल करके प्लेन चेंज कर देते हैं। अब इसके अंदर देखना है, इसके अंदर क्या है, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी बेंजोइक एसिड के अंदर। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज करता है, नाइट्रोफ्लोन में डिक्रीज करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो पर, समझ गया। जैसे देख OH लगा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फिर 1 हो गई, फिर CH3 बल्कि ग्रुप हो गया, ये हो गई। फिर 1 पे जो ज़्यादा लगा दिया तो 2 पे ज़्यादा हो जाएगा 1 से, फिर इस पे 1 ऑर्थो पे आ गया, ठीक है। ये 1 ऑर्थो 2 ऑर्थो और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज करता है बेंजोइक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में इंक्रीज करता है। और अगर हम नाइट्रोफिनॉल के अंदर देखें, मतलब OHNO2 के अंदर देखें, तो पॉम ध्यान रखियो, पॉम पैरा पे ज़्यादा होगा NO2, फिर ऑर्थो पे NO2 होना चाहिए, फिर मेटा पे होना चाहिए, क्योंकि मेटा पे माइनस एम तो लगता ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ माइनस ही लगता है। और पैरा और ऑर्थो पे लगता है, और पैरा पे जितना पैरा पे क्या होता है तेरा, पैरा पे ऑर्थो देख नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, फिनॉल, देख पहली बात फिनॉल तो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता, क्या बोला मैंने, फिनॉल तो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता है। तो ये नाइट्रोफिनॉल भी तो फिनॉल लिया है, तो फिनॉल क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब देख मेटा के ऊपर क्या होता है, माइनस एम तो लगेगा नहीं, मेटा पे माइनस ही लगेगा, तो ये तो मतलब मेटा सबसे पीछे आ गया। फिर पैरा और ऑर्थो के अंदर क्या होता है, देख ऑर्थो के अंदर क्या होता है, तेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, कहाँ पर, प्रोडक्ट यही साइड में आती है, रिएक्टेंट साइड में ही। अगर रिएक्टेंट साइड में ही हो गया तो H प्लस कम निकलेगा, और H प्लस कम निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्टेंट साइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्टेंट साइड के अंदर क्या करता, रिएक्टेंट साइड में क्या करता, रिएक्टेंट साइड के अंदर क्या कर रही थी, हाइड्रोजन वो हो रही थी, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड साइड हुआ था, इसलिए एसिड इंक्रीज कर रही थी, प्रोडक्ट मोर स्टेबल, तो रिएक्टेंट मोर एसिडिक, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज, H प्लस दे देगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड इंक्रीज, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इसलिए पैरा वाला ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाती है, इसकी रिएक्टेंट साइड जाती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्ट में साइड हुई थी, इसकी रिएक्टेंट साइड हो गई, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और फिनॉल में बेंजोइक ऑर्थो इफेक्ट तो लगता नहीं है, सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगता है, ठीक है। फिर हम आगे दे रहा फिर हम तो देखते हैं एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, पता ही है, माइनस एम ज़्यादा लगता है माइनस आई से, अगर दोनों लग रहे होंगे तो माइनस एम से आंसर देते हैं, माइनस आई से अगर होगा तो जनरली माइनस एम से देखते हैं। प्लस एम और माइनस आई के अंदर भी होता है, प्लस एम ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है माइनस आई से, क्योंकि OH पे क्या होता है, लोन पे होता है NH2, ये दोनों शो कर रहे हैं। OH क्या होता है, माइनस आई भी होता है और प्लस एम भी होता है, NH2 भी माइनस आई था और प्लस एम था, तो प्लस एम डोमिनेट कर जाता है इन दोनों के अंदर, ध्यान रखियो, ये दोनों पूछेंगे नहीं। इसके 2 एग्जाम्पल हो गए जिसमें ये लगता है।
फिर माइनस ये करता है माइनस एच से ज़्यादा जाता है, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है इंडक्टिव से, पर इंडक्टिव ज़्यादा होता है कौन सा, माइनस आई माइनस से ज़्यादा होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में, और माइनस एम ज़्यादा जाता है प्लस एम से। हैलोजन के अंदर एक्सेप्शन है, कभी भी बेंजीन के नीचे क्या लगाओ, क्लोरीन लगाओ या फ्लोरीन लगाओ तो ध्यान रखियो माइनस आई लगाएंगे प्लस एम से। बहुत ज़्यादा मतलब फंस जाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर मैं, ध्यान रखियो। हैलोजन दिख जाए तो माइनस आई लगाएंगे प्लस एम नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्लोरीन पे क्या होता तेरा, अगर जैसे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन पे क्या होगा तेरा, क्लोरीन पे लोन पेयर होंगे, लोन पेयर होगा तो प्लस एम होगा, पर और क्लोरीन क्या होता है माइनस आई भी होता है, फादर इलेक्ट्रॉन बेंडिंग सेक्टर, तो माइनस आई ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या होता है तेरा, और नीचे आने पे साइज बढ़ता है। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और वो लगाओ बेंजीन के ऊपर तो आयोडीन वाला ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर फ्लोरीन वाला, ठीक है, समझ गया ना। लोगों को लगता है कि फ्लोरीन ज़्यादा होगा, पर उल्टा होता है ऑर्डर, आई ज़्यादा होता है, समझ गया। ये ध्यान रख लियो यहाँ पर। देख हैलोजन क्या करता है, हैलोजन क्या करता है, खींचता भी है और क्या करता है, देता भी है, पर खींचता ज़्यादा है। और खींचता ज़्यादा मतलब खींचना मतलब आई माइनस आई, और प्लस एम मतलब देना, तो देना देता कम है, खींचता ज़्यादा है। देख क्योंकि अगर हम हैलोजन की माइनस आई पावर देखें तो फादर इलेक्ट्रॉन बेंडिंग सेक्टर तो इसमें फादर ज़्यादा होता है, और प्लस एम पावर देखें तो फ्लोरीन ज़्यादा होता है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C और F की फ्लोरीन, फिर C और C क्लोरीन की, फिर C और ब्रोमीन की, फिर C और आयोडीन की, इन सब पे लोन पेयर है। तो फ्लोरीन की बॉन्डिंग अच्छी है तो फ्लोरीन जल्दी लोन पेयर दे देगा, जबकि क्लोरीन की बॉन्डिंग और आई की बॉन्डिंग बहुत दूर दूर है, तो एक अच्छा से नहीं दे पाता। तो इसलिए कहता है प्लस एम पावर की चीज़ होती है फ्लोरीन क्लोरीन फिर ब्रोमीन और आयोडीन की, ठीक है। प्लस एम का जो ऑर्डर होता है ना, प्लस एम का जो पावर होती है वो साइज डिफरेंस से आंसर देते हैं, समझ रहा है। कार्बन को देना पड़ता है ना लोन पेयर, किसको देगा, कार्बन को देगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, और अगर ग्रुप बाई वाइज में देखेगा तो फ्लोरीन ज़्यादा फिर क्लोरीन ज़्यादा फिर इसके ज़्यादा। मतलब जो प्लस एम का पावर होता है ना, देख प्लस एम के जो हमने ऑर्डर पढ़े हैं वो तो तेरा है ही, ये प्लस एम के पढ़े हैं तो प्लस एम तो पता चलेगा ये प्लस एम है, ठीक है। पर जो करते हो प्लस एम देखनी है, कंपेयर करनी है, तो साइज डिफरेंस आंसर करेगा। मतलब प्लस एम में क्या होता है, लोन पेयर देना होता है एल्कीन को, देने वाला, मतलब सबसे मेन पॉइंट क्या है, देने वाला। और देता कौन है, जिसके साइज डिफरेंस कम होगा। नाइट्रोजन का साइज डिफरेंस कम है तो ये लोन पेयर कर देगा, जल्दी दे देगा, समझ गया। इसका आंसर करते हैं, पूरा जितना ही प्लस एम का पावर होगा जहाँ भी लगा रहा होगा साइज डिफरेंस आंसर करेंगे, समझ गया ना। फिर कहता है प्लस एम डी टू लोन पेयर ज़्यादा होता है इंटरनल कॉन्जुगेशन से, और प्लस एम डी टू लोन पेयर ज़्यादा भी होता है प्लस एम डी टू प्लस एच से। इसमें बता रहा सिर्फ एक को ही दे रहा है, यहाँ एल्कीन होगी यहाँ पे डैश पर, तो यहाँ एल्कीन को लोन पेयर दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, इस एल्कीन को दे रहा होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल कॉन्जुगेशन भी लग रहा है डबल बॉन्ड ओ से, इसको देगा यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, तो ये क्या जगह कम हो जाता है, समझ गया। फिर प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर क्या होता है, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि NH2OHO को यहाँ पे CH3 लगा होगा, तो OH का ज़्यादा जाएगा CH3 से, समझ गया ना। OH का ज़्यादा जाएगा CH3 से, समझ गया ना। मैं देखो बता रहा था बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH और बेंजीन के नीचे लगा होता है CH3, तो OH वाला ज़्यादा जाता है, समझ गया ना। अब हम इसका क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम क्वेश्चन देंगे, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की सबने वो ध्यान करा रखी है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन के अगर डिफरेंट ग्रुप हो, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट फैमिली के लिए ये ऑर्डर है, ये वाला ध्यान रख लियो, जिसमें अमोनियम यहाँ पर है और ये अमाइन वाला यहाँ पर है, कन्फ्यूजन होती है। और फिनॉल है, ये मोनाइट्रोफिनॉल है, ये डाइनाइट्रोफिनॉल है। डाइनाइट्रोफिनॉल तो ज़्यादा होता है, और मोनाइट्रोफिनॉल के अंदर पॉम पड़ा होता है मोनाइट्रोफिनॉल के अंदर, ठीक है। और जबकि इसमें पॉम के अंदर क्या होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। पैरा वाला बराबर हो जाता है, ऑर्थो वाला नहीं, पैरा वाला इसकी बराबर होता है कार्बोनिक एसिड के। इसके अंदर बाद में देखेंगे रिएक्शन करता है H2CO3 के साथ, पैरा वाला भी, पैरानाइट्रोफिनॉल H2CO3 के साथ रिएक्शन कर देता है, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। देख एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ रिएक्शन वही करेगा जो इसके ऊपर होगा, जैसे कि तेरा फिनॉल है तो फिनॉल के रिएक्शन वही करेगा जो इसके ऊपर होगा, मतलब मोनाइट्रोफिनॉल करेगा, डाइनाइट्रोफिनॉल करेगा, वो करेगा। और मैं बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखेंगे डिफरेंट फैमिली के अंदर, अब याद होना चाहिए, जैसे कि OH है, फिर NH3 है, फिर NH2 है, फिर OH है, फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, तो फिनॉल तो ज़्यादा होता है अल्कोहल से, ठीक है, और इन सबसे ज़्यादा होता है। अब अमोनियम में मैं बता रखा था NH2 बाद में आता था, NH2 बाद में था, तो NH2 क्या थर्ड के लिए लास्ट में जाएगा, फिर अमोनियम आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट फैमिली का हमने ऑर्डर याद रखा है, ठीक है। अब डिफरेंट फैमिली के लिए हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, रिएक्शन प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड फॉरवर्ड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे HA एसिडिक है उसमें NH के साथ रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगी जब वीकर एसिड बने। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड, मतलब वीकर एसिड बने, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, यहाँ पे वीक एसिड बनेगा, ठीक है। अब मैं तो दिखाता हूँ इसके बारे में, आ गया।
देख एसिडिक सेंस और डिफरेंट फैमिलियाँ पूछते हैं तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये बताता है, ठीक है। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगी प्रोडक्शन ऑफ वीक एसिड के अंदर, समझ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक एसिड बनेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। ये देख ले एसिड ऐसा पी के समझ लियो, NaNH और NH2 के अंदर इनमें क्या होगा तेरा H2H2 बनेगा, तो H2H2 तो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी और NH3 NaH2 से NH3 बनता है। NH3 हमेशा देगा क्योंकि NH3 सबसे कम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, मतलब NH3 का पता कब बनेगा, NH3 यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर NH3 से ऊपर वाले होने चाहिए, मतलब ये रहता है NH3 क्या होना चाहिए, NH3 सारे ऊपर वाले होने चाहिए, ये अल्कीन और एल्केन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अल्कीन और एल्केन नहीं होना चाहिए, यहाँ से ऊपर वाले होने चाहिए जितने भी हैं, तब जाके NH3 बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक एसिड की प्रोडक्शन होगा, समझ गया। अब NaOH टेस्ट कौन देगा, H स्ट्रॉन्ग एसिड है, Na दिया और H2 दिया, H2 क्या तरह वीक एसिड है, H2 क्या तरह वीक एसिड है, समझ गया। क्या बोला मैंने, H2 की तरफ वीक एसिड है, H2 की तरफ वीक एसिड है तो H2 से कितना ऊपर होने चाहिए, मतलब ये H2 के तरफ ऊपर वाले होने चाहिए, ये सब वो रिएक्शन करेंगे तब H2 बन जाएगा। पर अगर अल्कोहल होगा और ये होगा ना तो रिएक्शन नहीं होगी, और पानी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ध्यान रखियो, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है पानी, समझ गया ना, ये भी ध्यान रखियो। तो क्या होगा तो ये H2 के साथ रिएक्शन ये सब नहीं करेंगे, ये सब प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो ऊपर वाले होने चाहिए अल्कोहल से, ऐसे इन सब के अंदर होता है। और इसके अंदर एक्सेप्शन होता है पैरानाइट्रोफिनॉल का, जैसे H2CO3 बन रहा है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कब बनेगा जब उसके ऊपर वाले होंगे, मतलब कार्बोनिक एसिड कब बनेगा जब इसके ऊपर वाले होंगे। पर कार्बोनिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होते हैं, बराबर एसिडिक साइन होती है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल वाला भी कर जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल वाला भी करता है H2CO3 बना देता है, ये इसकी रिएक्शन पैरानाइट्रोफिनॉल NaCO3 का रिएक्शन कर देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनॉल NaHCO के साथ टेस्ट देगा कि नहीं देगा, देता है, और एफरसेंस भी देता है, समझ गया। क्या देगा तेरा H2CO3 बनेगा बेसिक इफरसेंस, मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल NaCO3 के साथ ब्रिस्क इफरसेंस देगा कि नहीं देगा, मतलब CO2 रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, वो रिएक्शन करेगा तो H2CO3 बनेगा और ये बनेगा, और H2CO3 बनेगा तो क्या होगा, CO2 में टूटेगा, H2 में टूटेगा, CO2 की बदबू आएगी, स्मेल आएगी बेसिक इफरसेंस की। फिर सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर, ठीक है। देख अब बेंजीन के अंदर पूछ लिया, सल्फोनिक एसिड के पूछ लिया और नाइट्रोफिनॉल के अंदर पूछ लिया, तू सोचेगा यार ये तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं सल्फोनिक एसिड और नाइट्रोफिनॉल, तो एक में अलग अलग बनना चाहिए, पर नहीं, दोनों में CO2 ही बनेगा। अबे क्योंकि आखिरी में प्रोडक्शन किसका हो रहा है, H2CO3 का ही हो रहा है, ओके। देख SO3H में क्या होगा तेरा OH ये हो गया तेरा, देख जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या तेरा पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो SO3H में क्या होगा तेरा H+ निकलेगा, और यहाँ से क्या होगा तेरा NH के अंदर ये टूटेगा, ये Na यहाँ जुड़ेगा, और ये वाला H का होगा तेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो H2CO3 बन जाएगा, और ये H2 यहाँ पे आ जाएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल में होगा OH में OH माइनस H रिलीज करेगा, Na आके जुड़ जाएगा ये वाला, और H जाके ये वाला H जाके इस H से जुड़ के H2CO3 बनाकर बन जाएगा, तो H2CO3 बन गया तो CO2 H2 तो बनेगा, समझ गया। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, अब देखते हैं ये सब देख लिया हमने, और हमें देखनी है अगर बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें पता चल OH माइनस दे रखा है, ये सब दे रखा है, तो हमें पहले पता चलेगा, तो इसके अंदर क्या कर H+ दे दे, इनको H+ देकर एसिड बना दे, क्या बोला मैंने, इनको H+ देकर एसिड बना दे। फिर एसिड का ऑर्डर तो पता ही है जो हमने याद करा है, एसिड स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट फैमिली, फिर उसके उल्टा ऑर्डर क्या होगा, बेसिक का ऑर्डर हो जाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार OH को H+ दिया तो H2 बना, NH2 को दिया तो NH3 बना, एल्कीन को दिया तो एल्काइन बना, एल्कीन को एल्कीन बना, और ये इसको दिया तो एल्कीन बना। इसके ऐसे स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लिया, H2 फिर एल्काइन फिर अमोनिया फिर ये, इसका उल्टा किया जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फिर आते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m+i होती है, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती थी, एसिडिक स्ट्रेंथ -i और -i की थी, -m और -i थी, बेसिक स्ट्रेंथ -m और +i की हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर के लिए देखते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K भी हो जाएगी, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होती थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K भी हो जाएगी, तो pKb की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी, pKa हो जाएगी, समझ गया ना। फिर ये हो गया, फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है डायरेक्टली, अगर डिफरेंट फैमिली के लिए, मतलब डिफरेंट फैमिली हो तो को देखना ही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसे कि समझ रहे हैं ना, जैसे कि लगा रखा हो तेरा, कुछ भी लगा रखा होगा, डिफरेंट फैमिली दिख जाए, जैसे कि 2 डिग्री अमीन दिख जाए, 1 डिग्री अमीन दिख जाए, तो 2 डिग्री ज़्यादा होगी, समझ गया ना, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे पहले तो ये देखना होता है, सबसे पहला ऑर्डर तो ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। फिर हम देखते हैं लोकलाइज लोन पेयर, फिर डू लोकलाइज लोन पेयर। एन अपना लोन पेयर H+ को साइन से दे दे, जैसे कि ये अमीन है और H+ है, तो ये लोन पेयर H+ को अपना आसानी से दे दे, जितना जल्दी दे देगी उतना बेसिक होगा,
और ये पॉजिटिव बनेगा। एन को लोन पेयर रेजो में होगा, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजो में होगा तो H+ को कम देगा, और H+ में कम देगा तो बेसिक कम होगा। तो रेजो में है मतलब डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज है तो लोकलाइज जल्दी देता है, मतलब लोकलाइज लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा तो लोन पेयर अपना जल्दी से दे देगा। तो लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है डीलोकलाइज लोन पेयर से, समझ गया। एन को लोन पेयर देने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब एन को क्या करना है, एन को लोन पेयर देने की अवेलेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो बेसिक ज़्यादा होगा। अब देखते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ अमीन फिर अमाइड और साइनाइड के अंदर, जिसमें साइनाइड सबसे होता है पीछे। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जनरली क्या होता है तेरा, उसके देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देख परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, अगर डिफरेंट फैमिली है तो किससे आंसर करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन से आंसर करते हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा, ई एन ज़्यादा, और ई एन पे लोन पेयर स्टेबल रहता है क्योंकि नेगेटिव होता है ना। ई एन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होता है, लोन पेयर स्टेबल रहता है और नेगेटिव भी स्टेबल रहता है, पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं रहता है। तो क्या होता है, लोन पेयर आसानी से दे देगा, आसानी से देगा नहीं तो बेसिक कम होगा। ई एन पे, हाँ समझ गया ना, ई एन पे लोन पेयर स्टेबल रहता है, जिसका एस करेक्टर ज़्यादा ई एन ज़्यादा, उस पर लोन पेयर स्टेबल रहेगा, मतलब लोन पेयर स्टेबल रहेगा इस पर, तो अपना आसानी से H+ को देगा नहीं, जब H+ को देगा नहीं तो बेसिक कम होगा। मतलब इस पर क्या है, SP है, परसेंटेज एस करेक्टर 50% है, तो इस पर लोन पेयर क्या है, स्टेबल है, तो H+ को आसानी से देगा नहीं। और इसमें कहता है SP3 है, ये आसानी से दे देगा क्योंकि इस पर कहता है परसेंटेज एस करेक्टर कम है, 25% है, तो क्या कर रहा है, कम देगा। मतलब लोन पे होगा इसके अंदर EN कम, मतलब क्या होगा, लोन पे कम स्टेबल होगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, आसानी से दे देगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी SP3 की। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या देखना पड़ता है, SP3 फिर SP2 फिर SP2 फिर SP, मतलब SP3 वाला क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है SP3 की, फिर आते थे SP2 की फिर SP3 की, समझ गया। बेसिसिटी के लिए हमें क्या देखना है, आसानी से लोन पेयर देते, तो SP की EN ज़्यादा तो लोन पेयर नहीं देगा, तो हमें क्या करना है, SP को सबसे पहले पीछे रख देना है। लोकलाइज लोन पेयर की बेसिसिटी ज़्यादा होती है डीलोकलाइज से। बेसिसिटी के लिए रेजो में नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, रेजो में नाइट्रोजन नहीं जाए। इसमें क्या देख, इसमें NH2 में रेजोनेंस में नहीं है, जबकि इसमें रेजोनेंस में है तो इसकी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर। अब बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर दो चीज़ें और आती हैं, अमीन एमिड और साइड पढ़ लिया। इमीन क्या होता है ये भी देख ले, इमीन क्या होता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है लोन पेयर, इसे बोलते हैं हम इमीन। ये क्या होता है, SP2 होता है इमीन, समझ गया ना। इसमें अमाइड क्या होता है, अमाइड भी SP2 ही होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है अमाइड, वो तो पता ही है। इमीन देख ले बस, इमीन का होता है ना, ये देख ले डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। पेज के अंदर हमने एक क्वेश्चन करा था, इसके अंदर हमने देखा था CH3CH3N, फिर इसमें NH2CH3, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें क्या होगा 2 लोन पेयर, एक और 3 लोन पेयर हो गए। तो इसमें क्या होता है, ये वाला लोन पेयर क्या है, लोकलाइज डीलोकलाइज है, और इसमें क्या था, हाँ ये दोनों ही क्या रहे, ये दोनों ही क्या रहे डीलोकलाइज है ये वाले, और इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इसमें लोकलाइज है, तो ये रेजोनेंस करेंगे, इसको देगा और ये इसको देकर इसको देगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, उसको बोलेंगे, उकसाएंगे कि तू लोन पेयर अपना दे दे, लोन पेयर दे, तो ये आसानी से लोन पेयर दे देगा लोकलाइज वाला। इसमें क्या होगा, ये दोनों तरफ से उकसाएंगे, और ये दोनों तरफ से उकसाएंगे, तो इस वाले इनमें से देगा कौन, इनमें से सबसे पहले H+ अपना देगा कौन, इसमें सबसे पहले H+ कौन सा देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये दोनों क्यों देंगे, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में है, तो ये तो डीलोकलाइज हो गए, ये लोकलाइज हो गया, ये लोकलाइज हो गया। अब ये लोकलाइज में इन दोनों सबसे पहले ज़्यादा कौन देगा, इसकी ये रेजोनेंस करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा दोनों तरफ से, और इसमें एक तरफ से बढ़ेगी तो ये ज़्यादा दे देगा। और ये क्या होता है, गोनाडिन होता है, गोनाडिन से मोस्ट बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है पूरे नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। वही देखिए इसके अंदर दो तरफ से रेजो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा, वही मोस्ट, इसका मतलब दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर इनको इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा, इनको H+ दे दे, इनको H+ दे देगा तो NH2 बन जाएगा, ये भी NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है। अब NH2 के अंदर रेजोनेंस करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये जल्दी इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक रेजो से बनेगा, इसका 0 रेजो से, तो भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम SIR इफेक्ट, SI इफेक्ट, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट क्या होता है, सिमिलर टू ऑर्थो इफेक्ट ही होता है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट ही है, पर सर इफेक्ट क्या लगता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन के अंदर लगता है। सबसे पहले मेन बात, सबसे पहले हमें अमीन के अंदर देखना है तो यही देखना पड़ेगा। और SIP लगता है, SIP सिर्फ एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन में लगता है, ठीक है। तो सर इफेक्ट में क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI इफेक्ट होती है, और जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SIP इफेक्ट होती है एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन के अंदर। ध्यान रखियो, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1 डिग्री के लिए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये सर इफेक्ट कहाँ लगता है, ऑर्थो इफेक्ट के अंदर लगता है। देख क्या होता है इसके अंदर, देख क्या होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, मतलब ये कुछ देखता SIR SIP मत छोड़, इसको छोड़। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन हो दिखेगा तो वो मतलब जैसे कि NH मिथाइल
मतलब मिथाइल भी जुड़ा हुआ है और इससे कार्बन, मतलब और 2 डिग्री हो गया। और ये क्या होगा तेरा, एक इससे जुड़ा है और एक से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। और ये क्या है तेरा, ये भी 2 डिग्री है, मतलब ये 2, मतलब 2 दोनों एक बताया कहते हैं। तो ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री दिखे तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होगा। और इसमें क्या था, देख NH2 सिर्फ एक ही है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लियो इतना। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लियो। ठीक है, और उसमें 3 डिग्री ज़्यादा होगा 2 डिग्री के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं तेरा एनिल के अंदर देखियो, देख लियो यार कुछ मोशन देख लियो बेसिसिटी। हाँ, और हाँ बेसिसिटी देखनी होती है, एल्काइल की ज़्यादा होती है एराइल से। एराइल मतलब एरोमेटिक की कम होती है, एलिफेटिक की ज़्यादा होती है, समझ गया। बेस स्ट्रेंथ ध्यान रखियो। और पैराडिन की ज़्यादा होती है बेस स्ट्रेंथ पायरोल से। ठीक है, एलिफेटिक की ज़्यादा होती है, एराइल की ज़्यादा होती है, एल्काइल की ज़्यादा होती है, एराइल की नहीं, एल्काइल की ज़्यादा होती है एराइल से। एल्काइल की ज़्यादा होती है एराइल से, समझ गया ना। और बेंजाइल अमीन वो सब देख लियो, ड्रीफनाइल सब क्वेश्चन देख लियो। ठीक है, फिर ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, एसिड में ऑर्थो इफेक्ट बेंजोसाइड से बढ़ रही थी, और ऑर्थो इफेक्ट बेंजोसाइड में SIR में बढ़ती है और SIP में घटती है। SIP का लीस्ट बेसिक चाहे माइनस दोनों हो, SIP लीस्ट बेसिक होगा। अगर सोच यहाँ पर कोई भी ग्रुप है जहाँ पे माइनस दोनों लग रहा है और माइनस दोनों लग रहा है और एक जगह SIP लग रहा है, तो SIP तो लीस्ट बेसिक होगा, समझ गया ना। SIP को लीस्ट बेसिक करते हो, सबसे पीछे करते हो SIP को, जबकि यहाँ पे माइनस कुछ भी लग रहा हो SIP को सबसे लीस्ट बेसिक कर दी हो। SIP सही यार दोनों ऑर्थो इफेक्ट पे लगता है, पता ही है। इसमें क्या 2 डिग्री अमीन हो गया, ये भी 2 डिग्री अमीन है। इसमें दो तरफ से लगा रहे हैं, एक तरफ से पता ही है, इसमें भी वही हो रहा था। ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा भाई। फैमिली ही अलग है, फैमिली अलग है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसमें सारे इफेक्ट नहीं लगाना है, जैसे कि देख इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट वो नहीं लग रहा, जबकि इसमें सारे इफेक्ट लग रहा है। पर भाई वो फैमिली ही अलग है, वो 3 डिग्री है 2 डिग्री है, तो जब डिफरेंट फैमिली हो जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब इसके अंदर क्या है, दोनों ही क्या है 1 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री में SIP लग रहा है। ठीक है, नहीं ये पे कहते हैं SIP की लग रही है, SIP तो एरोमेटिक के अंदर रखता है ना, ये तो सिंपल खाली चेंज है ना। SIP नहीं लग जाता है, एरोमेटिक में होता है, तो प्लस आई देखेंगे, प्लस आई आंसर ही आएगा। ठीक है, दुनिया बिचाई चार तो दुनिया बिचाई एरोमेटिक पे आ गए हम।